नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में हम एक बार फिर बात करेंगे कर्मचारियों की। दरअसल मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज भी हम बात करते हैं महंगाई भत्ते की, डीए की या अन्य सुविधाओं की, तो केंद्र की तुलना में मध्य प्रदेश का कर्मचारी काफी पीछे चल रहा है। चुनाव के पहले आश्वासन मिलते हैं, चुनाव हो जाते हैं, कर्मचारी की उम्मीद फिर जागती है जब एक बार फिर दूसरे चुनाव आते हैं। लोकसभा चुनाव कुछ महीनों बाद शुरू होना है और उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कम से कम मध्य प्रदेश सरकार इस दफा उनकी बात जरूर सुनेगी। हमारे साथ तमाम कर्मचारी नेता और कर्मचारी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। ये वादे बहुत बार हुए आपके कि केंद्र के समान भत्ते मिलेंगे, लेकिन स्थिति जस की तस है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की समस्या और मांगों के प्रति सरकार का उदासीन रवैया है और एक लंबे अरसे से कर्मचारियों की मांगों पर ठहराव की स्थिति बन गई। प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अनेक बार निवेदन किया कि जो कर्मचारियों को केंद्र महंगाई भत्ता देती है उसके अनुरूप हमको महंगाई भत्ता दिया जाए, लेकिन अभी तक राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिला है। इस कारण उन्हें भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इस राज्य सरकार से मांग है कि कर्मचारियों से किए गए वादे शीघ्र पूरे किए जाएं ताकि कर्मचारियों को आंदोलन और हड़ताल जैसे अप्रिय कदम उठाने के लिए बाध्य न होना पड़े। जितेंद्र जी, आप लोगों ने एक बार फिर सरकार को आगाह भी किया, एक वार्निंग भी है, एक समय सीमा भी दे रखी है कब से आप लोग अगर इस बार मांगे नहीं मानी जाती तो क्या आंदोलन करेंगे, हड़ताल पे जाएंगे, स्थितियां क्या है? देखिए कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में आंदोलनों का एक रिकॉर्ड भी बना है और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी जगत में बहुत कुछ किया भी था और कुछ कमियां रहने के कारण विरोध भी हुआ। जैसे कि मैं आपको अंदाज़ 28 जुलाई को उन्होंने संविदा कर्मचारियों की महापंचायत बुलाई थी और महापंचायत में उन्होंने कहा था कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हम नियमित वेतनमान देंगे। लेकिन इस प्रदेश की जो नौकरशाही है, नौकरशाही ने जब संविदा कर्मचारियों के बारे में आदेश निकाला तो कितने ही संवर्गों का उन्होंने नियमित कर्मचारियों की तुलना में उनका जो ग्रेड पे है वो कम कर दिया। तो जो मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि हम इनका भला करें, ग्रेड पे कम करने के कारण हमारा कर्मचारी विरोध में चला गया। तो अभी मैं ये समझता हूँ कि जो नौकरशाही जिस तरह से हावी थी, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार आदेश नहीं होते थे, मैं वर्तमान जो हमारी मुख्यमंत्री जी आए हैं मोहन यादव जी, और जो इनका कड़ा रुख है, जिस तरह से इन्होंने नौकरशाही के खिलाफ लगाम लगाया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कर्मचारी जगत के लिए एक अच्छा सुअवसर आने वाला है और कर्मचारी जगत के लिए काफ़ी कुछ होने वाला है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अभी 4 दिन पहले मैं विनोद कुमार साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिलने गया। मुद्दा था CPCT एग्ज़ाम को लेकर। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर से लिखवा के लाइए। तो मैंने उनसे क्रॉस कर दिया कि प्रमुख सचिव को ये अधिकार होता है कि वो नियम बनाए, उसका आकलन करे और कैबिनेट में लेके जाए। मैंने कहा कि सर ये कौन सा तरीका है कि हर चीज़ ऊपर से ही आएगा। मैंने कहा आप क्यों बैठे हैं, आपको भी तो कुछ यहाँ से ले के कैबिनेट में करना चाहिए। अब धीरे धीरे हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जो पुरानी कमियाँ थीं, जिस प्रकार से नौकरशाही हर चीज़ CM हाउस से ले जाकर करती थी, मैं समझता हूँ ये बादल छटेगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मूल्य सूचकांक का जो आंकड़े आए हैं, दिसंबर 2023 की स्थिति में जो शिमला ब्यूरो है, अपना लेबर ब्यूरो का जो आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं कि केंद्र के कर्मचारियों का अभी 15 दिन 8 दिन आज कल में 4% महंगाई भत्ता और डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि मूल्य सूचकांक इतना आ चुका है। अगर केंद्र सरकार ने 4% और कर दिया तो हमारा प्रदेश का कर्मचारी महंगाई भत्ता के मामले में करीब 8% पीछे हो जाएगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और आज के इस कार्यक्रम पे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी कम से कम जो लोकसभा का चुनाव की आचार संहिता में समझता हूँ उसकी भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, आचार संहिता लग सकती है, तो कम से कम जो केंद्र के समान हमारा महंगाई भत्ता है, महंगाई भत्ता माननीय मोहन यादव जी प्रदेश के कर्मचारियों को देने की कृपा करें। और इसके अलावा और भी जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमारा गृह भाड़ा भत्ता है। गृह भाड़ा भत्ते आज
7वां वेतनमान लागू हुए करीब 8 साल हो गए। 7वें वेतनमान के हिसाब से इस प्रदेश के कर्मचारियों का गृह भाड़ा भत्ता भी पुनरीक्षित होना था, वो सरकार ने अभी तक नहीं किया है। एक सबसे बड़ी हमारी मांग है कि पूर्व में सरकार ने एक निर्णय किया था कि इस प्रदेश के कर्मचारियों को मेडिक्लेम, यानी कि आज जो हमारा पर्सनली कर्मचारी अगर कोई मेडिक्लेम की सुविधा लेता है तो उसको 25,000 30,000 का साल में बीमा पॉलिसी लेनी पड़ती है। तो हमने सरकार से कहा था कि आप एकजुट सभी हमारे 5.5 लाख कर्मचारियों का एक मुफ्त बीमा करा दें, ताकि हम कर्मचारियों का जो स्वास्थ्य के प्रति जो एक गंभीर मुद्दा है, तो एक जो स्वास्थ्य बीमा की बात है वो हम सरकार के सामने रखने वाले हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि उसमें सरकार की बचत भी है। अगर वो स्वास्थ्य बीमा करती है तो सरकार का बचत है, बहुत सारे कर्मचारी अन्य कामों में लगेंगे। और जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, हमारे जो अनुकंपा नियुक्ति के नियम हैं, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे, व्यवस्थाएं बदली हैं, सिस्टम बदला है, निश्चित ही कर्मचारी जगत के लिए एक अच्छा खबर होगा और काम होगा। सर अगर देखें तो क्या मध्य प्रदेश की सरकारों को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में महंगाई कम है और बाकी जो देश है उसमें ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है? मतलब किस तरह से इतना भेदभाव और कंटिन्यू, और अब 4% और बढ़ाने की बात हो रही है केंद्र की, 8% का डिफरेंस है ये, तो ये कहीं कुछ लगता नहीं है? ये क्या ब्यूरोक्रेसी के कारण हो रहा है या सरकार भी समझ नहीं पा रही है? मुझे ऐसा लगता है सरकार इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। वाकई में महंगाई बहुत बढ़ गई है और सरकार के जिस प्रकार से रवैया चल रहा है आज डेट में, कई प्रकार की कर्मचारी को समस्याएं हैं। सबसे पहले तो एचआर उनका कम है, डीए की दिक्कत है, और जो मेडिकल की अभी जो बात हुई है, मेडिकल में भी कर्मचारी बहुत परेशान है, अलॉटमेंट नहीं है, कई प्रकार की दिक्कतें हैं। तो हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट को 4% डीए तत्काल देना चाहिए और जो गृह भाड़ा भत्ता है उसको भी बढ़ाना चाहिए। और कई प्रकार की जो विसंगतियां हैं, लिपिक वर्ग की विसंगतियां हैं, कई कैडर में विसंगतियां हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनके लिए इसमें निर्णय लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर एक बहाना हो जाएगा कि आचार संहिता लग गई है। कई प्रकार की दिक्कतें हैं साहब, पूरा कर्मचारी त्रस्त है। कर्मचारी त्रस्त है, लेकिन मुझे ये बताइए कि कर्मचारी की ताकत इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है कि बड़ी बड़ी मांगे चुनाव के पहले वादे हो जाते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती? क्या कुछ दबाव में भी कर्मचारी आ रहा है आजकल? कर्मचारी कोई दबाव में नहीं है हालांकि, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है सर, डीए देना चाहिए वैसे गवर्नमेंट को। सर कितने वर्ष हो गए आपको नौकरी करते हुए? 41 साल। सर ये 41 साल में आपने देखा कि सरकारों का रुख किस तरह का रहा है कर्मचारियों के प्रति? कुछ बदलाव और कुछ उम्मीद कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी हाँ, सरकार बहुत ध्यान दे रही है कर्मचारियों के लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा, उसका अभी आने वाली हैं, बहुत सारी हैं। कर्मचारी बहुत खुश हैं, बहुत कुछ दिया है सरकार ने। चलिए वापस इस तरफ मैं आता हूँ। आंदोलन की जरूरत सरकार को क्यों कर्मचारियों को क्यों पड़ती है? बार बार मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि 6 महीने में एक बार जरूर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आंदोलन की आवश्यकता पड़ने लगती है। आंदोलन की इसलिए पड़ती है हम लोगों को ज़रूरत कि सरकार सुनती नहीं है। क्योंकि अब जैसे हमारी पुरानी पेंशन है, हम मतलब जो हमारे यहाँ लगते हैं बच्चे, उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि जो रिटायर हो जाएंगे तो वो उनको मिलेगा ही नहीं पुरानी पेंशन का। हाँ, और राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो गई लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। इसी प्रकार हम लोगों के लिए जिस पे अनुकंपा नियुक्ति में जो बच्चे आते हैं उसमें एक परसेंटेज लगा दिया है कि पहले उनको 60, फिर 70, फिर 80, इस परसेंटेज से तनख्वाह दी जाती है। उनका भी बेचारों का गुजारा नहीं हो पाता इस महंगाई के दौर में। तो ऐसी हमारी कई अनेक मांगे रहती हैं कि जिसमें कि हमें बार बार उनके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है और सरकार को हिलाना पड़ता है, जब जाके होश आता है सरकार का। अभी तक के इतने आंदोलन हुए पिछले 1.5-2 सालों में, कौन सी ऐसी मांग है जो पूरी हुई या सभी इग्नोर हो रही हैं? अभी तक जितनी मांगे हैं करीब करीब मुझे नहीं लगता ही कोई भी सरकार ने किसी मांग पे प्रॉपर तरीके से कोई गंभीरता से ध्यान दिया हो। सबसे पहली मांग तो हमारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग तो ये है कि 6वां वेतनमान प्राप्त, आज अभी तक प्रदेश में 40% कर्मचारी ऐसे जो 6वां वेतनमान ही प्राप्त कर रहे हैं। 221% महंगाई भत्ता हो गया, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। क्या सरकार के पास कर्मचारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी है, या गणना करने वाले अधिकारी यदि सरकार के पास नहीं है तो संगठन मुहैया करा देंगे? केंद्र सरकार 8वां वेतनमान देने जा रही है, 40% कर्मचारियों को आज तक प्रदेश सरकार में 6वां वेतनमान मिल रहा है, 221% महंगाई भत्ता हो गया। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी प्रतीत करते हैं हम।
इतनी कमियां हैं, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूँ आप लोगों को आंदोलन करते हुए, वीरेन जी, जीतेन जी, तमाम लोगों को मैं देखता हूँ। मैं निश्चित रूप से ये सवाल फिर से एक बार कर रहा हूँ कि आंदोलनों का असर क्यों नहीं हो रहा? एक तो आंदोलनों का असर इसलिए नहीं हो रहा है कि पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारी और अधिकारियों के केवल 3 संगठन हुआ करते थे। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष नारायण प्रसाद जी शर्मा, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के देवी प्रसाद जी शर्मा और राजपत्रित अधिकारी संघ के ब्रजेश श्रीवास्तव जी। ये 3 संगठन मिलकर अगर सरकार को नोटिस भर दे देते थे तो सरकार हिल जाती थी और चर्चा करके बुलाती थी, और बुलाकर चर्चा के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांगों का निराकरण किया जाता था। लेकिन आज हमारे कर्मचारी संगठनों की भी गलती है। पहले 3 संगठन जहाँ हुआ करते थे वहाँ आज 22 संगठन है। कभी हम जितेन भाई हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं, साथ में हम आंदोलन करते हैं, 8-10 संगठन आते हैं, 10-12 संगठन बाहर रहते हैं। तो सरकार समझ गई है कि कर्मचारियों के जो संगठन है वो अब ताकतवर नहीं रहे हैं, और ताकतवर नहीं होने के कारण ही सरकार अपने मनमर्जी से निर्णय लेती है। पहले एक परंपरा होती थी, नई सरकार बनती थी तो कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं शीर्ष, उनको एक बार जरूर बुलाती थी। अभी कितने दिनों से चर्चा हुई है, नहीं हुई है अभी? देखिए, अधिकृत रूप से मुख्यमंत्री जी ने 16 अप्रैल 2013 को कर्मचारी संगठनों को बुलाया था। अधिकृत रूप से मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने 20 दिसंबर 2015 को कर्मचारी संगठनों के साथ संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की थी। कुल मिला के जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी, वो पूर्ववर्ती सरकार को ऐसा लगता था कि कर्मचारी कितना भी आंदोलन कर ले। पहले क्या था कि 2013 से पहले कर्मचारी संगठनों का सरकार पे दबाव था, और कर्मचारी जिधर चाहता था उधर वो तख्ता पलट कर देता था। खुद भाजपा ने जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार गई तो भाजपा के एक मंच पे ये कहा गया कि कर्मचारियों ने बहुत बड़ा सहयोग किया, और ये हमारा सहयोग चला 2013 तक चला। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने जैसा बोला कि जिस प्रकार से नौकरशाही हावी थी, कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो जितना बोलते थे, अगर वो जितना ऑर्डर होता तो शायद आज आपको ये जनमंच कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। उनकी जो मंशा थी, कहीं ना कहीं ये नौकरशाही का जो खेल था, वो जितना बोलते थे उतना होता तो नहीं होता। मैं जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ कि जब परामर्शदात्री समिति की बैठक को चीफ सेक्रेटरी को करना चाहिए, अब उसमें तो कोई वो नहीं है, स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो अगर चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, उनके साथ बात होगी, जब विमर्श होगा, तो कहीं ना कहीं, जब कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ तो कहीं अमृत आता है और कहीं विष आता है, तो बैठकों का दौर ही खत्म हो गया। हमें जो वो है कि पिछले जो 4-5 सालों से चला, कि मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त 2023 का इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन था कर्मचारी इतिहास में। 4,24,000 कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया था। लेकिन सरकार को ये लगता था कि अब कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए आज हमारी ये स्थिति है। और स्वाभाविक है कि अभी रिजल्ट में आपने देखा कि 199 सीट पे कर्मचारियों के बैलेट पेपर से कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन 199 बैलेट पेपर से जिताने के बावजूद भी रिजल्ट कैसा है? तो कहीं ना कहीं कर्मचारी जगत को अपना जो आत्मसम्मान, हमारा आंदोलन की जो धार है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारी जो प्रस्तुतिकरण है अधिकारियों के सामने, उसको धार देने की आवश्यकता है। जैसा कि खोंगल जी ने कहा कि एक ये भी कारण है कि हम आज विभिन्न संगठनों में बट गए हैं, इसका लाभ सरकार उठा रही है। तो मैं कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि आज जो 2,000 रुपये में आके आपके सामने कोई केडर वाइज संगठन के नेता पैदा हो जाते हैं, आप ऐसे नेताओं को पैदा होने से बचाइए। जो हमारे मान्यता प्राप्त संगठन हैं, जो वाकई में कर्मचारियों के लिए लड़ते हैं, आप उनके साथ खड़े हुई। जो 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन करके घूमने वाले, वो दलाली के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो सरकारें ये भी कर रही है कि कोई संगठन मजबूत होते दिख रहा है तो कहीं उसके नियम कानून बता के उनके रजिस्ट्रेशनों पे भी आपत्ति लेने लगी है। बिल्कुल आपत्ति लेने लगी है। और अभी तो विनोद कुमार सिंह जी आए, ये तो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब जब जिस संगठन की ताकत उन्होंने देखी, उस संगठन में दूसरा अध्यक्ष भाजपा सरकार ने पैदा की है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 या 2 से अधिक 3 प्रांत अध्यक्ष बनाए हैं, ताकि कर्मचारियों में फूट हो, ये एकता के सूत्र में आबद्ध न हो पाए और सरकार को
इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और बैठक जो निर्णय लेना है लेगी और नहीं लेना है नहीं लेगी। जैसे कि कर्मचारियों की हमेशा ये आपको सुनने को भी मिलता होगा कि आयु में बढ़ोतरी कर रहा है, आयु में बढ़ोतरी कर रहा है। उसको ना करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि युवाओं को भर्ती करी जाए जिसमें कि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि के लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप हमेशा बढ़ाते जाएंगे, पता चल रहा है कि लोग आने वाले समय में शमशान भी यहीं से जाएंगे। तो फिर इस तरीके से कर्मचारियों की आप आयु बढ़ाते जाएंगे तो उसमें युवाओं का नुकसान हो रहा है। और मेरा यही मानना है कि युवाओं के लिए आपको रास्ता खोलना पड़ेगा, तभी कुछ सरकार का आगे जाके कल्याण भी हो सकता है। सरकार इसमें इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? बाकी चीजों में तो नहीं होती है, लेकिन आयु जरूर बढ़ा रही है। आय बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत ही गलत हो रहा है। और ये क्या है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। मध्य प्रदेश का भविष्य चौपट होने जा रहा है। आय बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। जी, आप युवा हैं। युवा, पहले तो ये कहा जाता कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ तक कि लड़की वाले भी सरकारी नौकरी वालों को ढूंढते थे। आजकल तो मैं देख रहा हूँ प्राइवेट वालों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं लोग। बिल्कुल राइट। क्या हुआ है आजकल सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, सभी बेरोजगारी चल रही है। आप देखिए, अभी मैंने सुना है, अभी फाइल चल रही है कि 65 वर्ष से रिटायरमेंट के वो हो रही है। तो ये 65 वर्ष जब बेरोजगारी देखिए, आप अब जाकर के देखिए कितनी बेरोजगारी है, कितना क्या है। अब जैसे अब युवाओं को अगर नौकरी नहीं, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में तो शादी करने के लिए ढूंढनी ही पड़ेगा उन्हें। जब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बताइए आप? तो वो तो करना ही पड़ेगा उन्हें। नहीं, बच्ची नहीं तो वो ऐसे ही तो ही बैठे रहेंगे घर में वो लोग। मुझे एक चीज समझाइए, ये इसमें कोई समीकरण होगा सरकार का? ये जो आयु बढ़ा रही है तो कहीं से कुछ और रेवेन्यू बचाना है या अभी रेवेन्यू रिलीज नहीं करना है, आयु बढ़ा दीजिए तो बाद में जो इकट्ठा पैसा देना है वो बच जाएगा। चक्कर क्या है ये पूरा? अभी अधिकृत सूचना तो नहीं मिली है कि सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा रही है, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही है, अगर ऐसा है कि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि करती है तो सरकार अपने पाँवों पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारेगी। कर्मचारी जगत में जब से ये खबर आई है, अनेक कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि न हो, और हमारी भी मांग है कि सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि न हो, बल्कि ये इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार के पास में तनख्वाह देने के लिए पैसा है ही नहीं है। कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं। अभी पता लगा है कि सरकार डीए देने के लिए करोड़ों हज़ार रुपए करोड़ ले रही है, और अधिकतर खर्च लाडली बहना में हो चुका है। और लाडली बहना को जो पेमेंट किया जा रहा है उसके कारण अनेक योजनाएं पिछड़ गई है, और जहाँ तक कर्मचारियों का सर्वनाश हो रहा है वो लाडली बहना ने किया है। और इसी कारण डीए जैसा जो हर 6 महीने में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार की एक तो आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए वो ये सोच रही है कि हम आयु सीमा में वृद्धि करें, लेकिन ये आयु सीमा का वृद्धि कर्मचारियों के लिए भी घातक होगा और सरकार के लिए, और ख़ास तौर से युवा नौजवान आखिर कहाँ जाएंगे? जिनको नौकरी मिलना चाहिए उनको नौकरी नहीं दी जा रही है, और जिनको नौकरी नहीं चाहिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जा रही है। ये गलत निर्णय है। ये ऐसा कर क्यों रही है लेकिन सरकार? देखिए, सरकारी कर्मचारी सिस्टम का रीढ़ का हड्डी है, और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज बार बार अगर सरकार चाहती है कि हम मध्य प्रदेश को, अभी 3-4 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने कहा कि मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य बने, तो ये तीसरे नंबर का राज्य ये प्रदेश का कर्मचारी बनाएगा, न कि भाजपा के कार्यकर्ता। काम कौन करता है? हमारा कर्मचारी काम करता है। और कर्मचारी की विश्वसनीयता इस देश के, इस प्रदेश के लोगों ने, जब इस देश में क्या विश्व में जब कोविड का संकट आया था तो उस समय सबकी निगाहें हमारे सरकारी कर्मचारियों पे थी। हमारा सरकारी कर्मचारी, सवेरे नगर निगम का कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य का कर्मचारी तक, लोग घरों में बंद हो गए थे। तो सरकार को कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो काम करने का है, कर्मचारी काम करता है, उसका रिफ्लेक्ट सरकार को आता है। आज चाहे जीडीपी की बात हो, चाहे पिछड़े राज्य से मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की बात है, काम कौन करता है? कर्मचारी करता है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार ये आयु सीमा के बंधन में ये जबरन के कुछ जो रिटायर्ड कर्मचारी नेता हैं जिनको रिटायर होना है, जहाँ तक मैं बता दूं कि मंत्रालय के कर्मचारियों का कुछ वहाँ पे होए कि मंत्रालय के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे चिट्ठी दी थी और मंत्रालय के कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाए, ऐसा कुछ मामला चला है और किसी मीडिया ने उसको छाप दिया है। जबकि वास्तविकता ये है
तो कोई मंत्रालय के कर्मचारियों का आयु सीमा नहीं बढ़ेगा तो पूरे मध्य प्रदेश का बढ़ेगा। लेकिन ये जो आयु सीमा का जो बार बार ये जो बीच में आ जाता है, इससे ज़्यादा आवश्यक है सरकार को कि इस प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको HRA देना चाहिए, इस प्रदेश के कर्मचारियोयों को मेडिक्लेम की सुविधा देना चाहिए। इस प्रदेश में हजारों, अभी तक के मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में 2001 में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी जब 30% पदों का कटौतरा हुआ था। तो उस समय जब भी छत्तीसगढ़ का बंटवारा, उस समय भी इतने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित नहीं थे। आज CPCT और एजुकेशन विभाग में जो आपने RTI के तहत आपने ये कहा कि आप पहले पात्रता परीक्षा पास करो, उसके बाद से आप B.Ed करो, तब जाके आपको अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। तो सरकार को कुछ ऐसे उस पे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठना चाहिए और बैठ के इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तब जाके इस कर्मचारी क्षेत्र का भला होगा और कर्मचारी तन मन धन से और अच्छे मन से इस प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएगा। अगर अभी तस्वीर में आपको कुछ लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि सरकार ने विचार करना शुरू किया इन तमाम मांगों पे, कहीं कुछ उम्मीद है? अभी तक जितने भी आंदोलन प्रदर्शन हुए, हमें नहीं लगता कि सरकार ने किसी भी आंदोलन प्रदर्शन और कर्मचारियों की मांगों के निराकरण संबंधी कोई आदेश जारी किए हो और उस पर कोई कार्रवाई, मतलब उचित कार्रवाई की हुई हो। अभी तक यथावत स्थिति है और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आशा करते हैं कि वो इन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे। कोई कर्मचारी वर्ग जो है प्रशासन की एक रीढ़ की हड्डी होता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा निवेदन है कि सभी कर्मचारियों की मांगों का शीघ्र निराकरण किया है। सर, आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि अभी भी अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति है आगे के लिए? जीतू भाई हमारे मोर्चे के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और शीघ्र ही सरकार अगर हमारी न्यायोचित मांगों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करके उसका निराकरण नहीं करेगी, कर्मचारी संघों का की सदैव ये मंशा रही है कि सरकार कर्मचारी संघों के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों को बुलवाए, उनके साथ में बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांगों का निराकरण करे, ताकि हमको हड़ताल और आंदोलन जैसे कदम उठाने के लिए विवश ना होना पड़े। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सारे कर्मचारी संगठन मिलकर फिर आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमारा एक मानना रहा है हमेशा कि जब भी किसी भी पार्टी की सरकार आती है तो उसको 6 महीने दिया जाता है कर्मचारियों की मांगों को समझने के लिए, सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मांगों का निराकरण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के कर्मचारी एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे अनेकों विभाग में डाटा ऑपरेटरों की पोस्ट पे बेचारे बच्चे कार्यरत हैं और उनको क्या दे रही है सरकार? मात्र 12,000 रुपये। आज की आउटसोर्स वालों को 12,000 में क्या होता है, आप खुद सोच लीजिए। और प्राइवेट कंपनियों को उनको दे रखा है और वो लोग इनका शोषण करते हैं। क्यों ना सरकार इनको ही यहाँ पर रख के और उनको परमानेंट करके और उनसे काम लिया जाए तो वो कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनमें लगन है कार्य करने की, लेकिन सरकार उनकी लगन को दबा देती है। जीतन जी, आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतनी सारी मांगे हैं, पूरी हुई नहीं है, ये किस तरह की स्थिति बनने वाली? क्योंकि चुनाव सर पे है, चुनाव के पहले आंदोलन या फिर सरकार को समय? नहीं, देखिए अभी तो नए मुख्यमंत्री जी आए हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ एक बार बैठ के उनसे बातचीत करें, उनके संज्ञान में सब चीज़ें लाएं और संज्ञान में लाने के बावजूद अगर बात नहीं बनती है तो आंदोलन दूसरा रास्ता है। अभी हमारी ये कोशिश है कि हम मुख्यमंत्री जी के साथ एक संवाद करें और मैं उस कोशिश में लगा हूं कि हमारे मोर्चे के सभी नेता एक बार हमारी गेट टुगेदर हो मुख्यमंत्री जी के साथ। चूँकि अभी बहुत व्यस्त है, मैंने समय भी मांगा है, एक बार चर्चा हो जाए मुख्यमंत्री जी के सामने, हम अपने पूरे मुद्दे उठा लें मुख्यमंत्री जी के एक बार चर्चा होने के बावजूद। अगर उसके बाद अगर देखेंगे नहीं होगा तो उसके बाद हम आगे कोई कदम उठाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से एक इशारा है साफ तौर पे कर्मचारियों का, लेकिन कर्मचारी कितना दिलेर है आप इससे समझ सकते हैं कि वो सरकार को समय देने को तैयार है। लेकिन उम्मीद है कि सरकार भी कर्मचारियों को उतना ही समय देगी, यानी कम से कम चर्चा करेगी और चर्चा के बाद उनकी मांगों को और परेशानियों को जरूर समझेगी। आज जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।